वेलकम बैक और एक लेक्चर के साथ। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये रहेगा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के ऊपर। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है और इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जो सबका पूछा हुआ सवाल, जो राइबोसोम्स के केस में जो दो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, अगर 60s और 40s यूनिट आपस में मिलता है तो वो 100s क्यों नहीं होता है। इसी तरह से जो 50s और 30s यूनिट होता है वो आपस में 80s क्यों नहीं बनाता है, इसके पीछे क्या कारण है। और सेंट्रीफ्यूज किसको बोलते हैं। जो सेंट्रीफ्यूज का कंसेप्ट इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के साथ रिलेटेड है उसको भी थोड़ा बहुत आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो है वो सेंट्रीफ्यूज देखेंगे। ये सेंट्रीफ्यूज होता क्या है। अगर इस सेंट्रीफ्यूज की बात करेंगे, सिंपली एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है। आपने देखा होगा लेबोरेटरीज में या जहाँ पे टेस्ट करवाते हैं हम, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है। इसकी खासियत क्या होती है। इसकी खासियत होती है इसके अंदर आप कोई भी सैंपल डाल दो। जब फॉर एग्जांपल जो हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं, अगर इस ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती है, WBCs होती है, RBCs होती है, प्लेटलेट्स होती है और बाकी चीज़ें होती हैं। तो डिफरेंट चीज़ें होती है। अगर आप ब्लड सैंपल भी लेते हो तो ये जो ट्यूब होता है, फिर ये ट्यूब हम इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर जब डाल देते हैं तो सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, ये इसको रेवोल्यूशंस देता है। और इसकी जो RPM होती है, रेवोल्यूशंस पर मिनट, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, या आप बोल सकते हो ये इसको रोटेट करवाता है हाई स्पीड के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को हाई स्पीड के अंदर रोटेट करवाते हो तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, इसके अंदर कोई सैंपल लिया है, और उस सैंपल में 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाल देते हो, जब कुछ टाइम के बाद आप देखोगे इसके अंदर जो मटेरियल आपने डाला, जो ज़्यादा डेंस होगा रेवोल्यूशन के बाद वो नीचे आएगा, जो उससे कम डेंस होगा वो ऊपर आएगा, और जो सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में होता क्या है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो लोअर साइड पे बैठता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो अपर। तो जो लोअर साइड से बैठता है या नीचे, उसको पैलेट हम बोल सकते हैं, और जो ऊपर रहता है उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेड। तो सिंपली सेंट्रीफ्यूज क्या है, एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो हमारे ये जो मटेरियल होता है उनको डेंसिटी के बेसिस पे अलग अलग करता है। कैसे, जब हम इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं या जिसमें हमने सैंपल रखा है, वो इसको रिवॉल्व करता है बहुत ही हाई स्पीड के साथ, जिसकी वजह से इसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो डेंसिटी के बेसिस पे अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट हमें आज सीखना है, दैट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो हम राइबोसोम्स के केसेस में पढ़ते हैं। तो सेविडबर्ग कोफिशिएंट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, इसका मतलब क्या होता है, S सेविडबर्ग कोफिशिएंट या सेविडबर्ग यूनिट। ये क्यों इसका नाम पड़ा है, ये एक साइंटिस्ट जो स्वीडिश साइंटिस्ट था, जिसका नाम क्या था, थियोडेर सेविडबर्ग इसका नाम था। इसी के बेसिस पे ये नाम पड़ा है। जिसने क्या किया है, इन्वेंट किया था अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज जो है ये इसने इन्वेंट किया था। अब सेडिमेंटेशन की बात करें, ये सेडिमेंटेशन होता क्या है। सेडिमेंटेशन जो है ये सिंपली एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, जिसमें पार्टिकल्स, जो अभी हम सेंट्रीफ्यूज के केस में डिस्कस कर रहे थे, पार्टिकल्स जो है वो सेटल होते हैं, या सिंपली बोल सकते हो पार्टिकल सेटलिंग। कहाँ पे पार्टिकल सेटल होते हैं, बॉटम टू द बॉटम। और किसके बॉटम में, हमने वहां पे एक ट्यूब लिया था। पार्टिकल्स का सेटल होना बॉटम के अंदर, किसके अंदर, ट्यूब के अंदर। कब, जब इसको स्पिन किया जाएगा या सुपन किया जाएगा, किसके अंदर, सेंट्रीफ्यूज के अंदर जब इसको सुपन किया जाएगा
तो ये होता है सेडिमेंटेशन। क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें पार्टिकल सेटल होते हैं बॉटम के अंदर, ट्यूब के अंदर। कब? जब इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डाला जाता है। अब दूसरी बात रही यहाँ पे कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट को हम क्या डिफाइन करते हैं? क्योंकि हम पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है? सिंपली कोफिशिएंट कुछ नहीं है, ये एक रेट है। कौन सी रेट? एट विच जो आपके ये पार्टिकल्स है ये किस रेट पे बॉटम पे सेटल होते हैं या ये किस रेट पे सेडिमेंट होते हैं। तो दो टर्म्स आ गई, सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट। सिंपल टर्म्स में कहा जाए, अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें, सिंपल टर्म्स में जिस पार्टिकल का एस वैल्यू ज़्यादा होगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू ज़्यादा होगा, उसका मतलब होता है वो सिंक होगा या वो जल्दी से जल्दी ट्यूब के अंदर नीचे बैठेगा, सिंक फास्टर। और कहाँ पे? और जल्दी से जल्दी कहाँ पे आ जाएगा? बॉटम के अंदर। ठीक। और जिस पार्टिकल का एस वैल्यू जो है वो क्या होगा? एस वैल्यू जो है वो क्या होगा? कम होगा, उसको टाइम लगेगा ज़्यादा। किस में टाइम लगेगा ज़्यादा? सिंक होने में बॉटम तक। तो अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 80s है, दूसरे का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70s है, तो इन दोनों में से ये जो 80s है ये सिंक ज़्यादा जल्दी से होगा, और जो 70s है ये सिंक होगा ज़्यादा टाइम ज़्यादा टाइम लेगा। तो स्लोली ये सिंक होगा। ये जो एस वैल्यू है, एस वैल्यू ये डिपेंड किस पे होता है? एस का जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड होता है? तो ये खाली इस पे नहीं होता है कि खाली वेट पे, जिसका जितना वेट होगा उतना जल्दी वो सिंक होगा। इसके अलावा और तीन फैक्टर्स है जिस पे एस वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है। पहला जो है दैट इज मास, या सिंपली हम बोल सकते हैं साइज। सिंपली जो हैवियर पार्टिकल होगा या सिंपली जो लार्जर पार्टिकल वो जल्दी से जल्दी सिंक होगा या सेडिमेंट होगा, सेडिमेंट इज फास्टर। और जो लाइटर पार्टिकल वो सेडिमेंट जो होता है, सेडिमेंट स्लोली। तो ये पहला फैक्टर है जिस पे एस वैल्यू जो है डिपेंड करता है। तो दूसरा जो है दैट इज शेप और डेंसिटी जिस पे एस वैल्यू डिपेंड होता है। अगर एक पार्टिकल आपके पास है या कोई चीज़ है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है या सिंपली ज़्यादा डेंस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा या जल्दी सेडिमेंट फास्टर, जल्दी से जल्दी नीचे आएगा। किसके बरक्स अगर आपके पास सिंपली एक फ्लफी पार्टिकल है आपके पास, अगर उसका मास और साइज इक्वल होगा इसके बराबर, लेकिन क्या है उसकी शेप जो है दैट इज फ्लफी है, या सिंपली आप बोल सकते हो लूज है, तो उसमें जो है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम टेक्स मोर, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। किसके लिए? सेडिमेंटेशन के लिए। क्यों? अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो पहला वाला है इसमें लेस फ्रिक्शन, अगरचे मास और साइज भी सेम है, इसमें जो है फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये दूसरा फैक्टर है जिस पे हमारा एस वैल्यू डिपेंड होता है। और तीसरा फैक्टर जो है फ्रिक्शन विद द सॉल्वेंट।
अब जब आप सेंट्रीफ्यूज में इन चीज़ों को डाल देते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर तो कोई सॉल्वेंट भी हमें यूज़ करना पड़ता है। अब जिस लिक्विड में ये मूव करेगा तो यहाँ पे आपके पार्टिकल्स की जो आपने सैंपल लिया है उसकी शेप और उसका जो है सरफेस एरिया ये डिटरमाइन करता है किस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि पार्टिकल जो है ये कितना ड्रैग करेगा। पार्टिकल जो है ये कितना ड्रैग करेगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, अगेंस्ट लिक्विड, या सिंपली बोल सकते हैं कितना ड्रैग करेगा किस के अगेंस्ट, लिक्विड के अगेंस्ट जिसमें आपने इसको मूव करवाया है। तो 3 फैक्टर्स है, एक तो मास और साइज, दूसरा शेप और डेंसिटी, और तीसरा फ्रिक्शन जिस पे डिपेंड करता है एस वैल्यू। अब हमारा मेन पॉइंट जो हमें इसमें डिस्कस करना है, वाई जब हम लिखते हैं 30s प्लस 50s ये क्यों इक्वल होता है 70s वरना होना चाहिए 80s, यही क्वेश्चन हमारा है। तो ये 30 प्लस 50s जो अगर हम ऐसे ऐड करें 80s, लेकिन यहाँ पे खाली ये 70s क्यों है। तो पहली चीज़ जो आप याद रखोगे ये एडिटिव नहीं है, ये एडिटिव नहीं है। क्या है, ये एडिटिव नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम किसकी तरफ चले जाएंगे, हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर की तरफ चले जाएं। अगर हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें, ये एक राइबोसोम है। राइबोसोम जो होते हैं 2 तरह के राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एटीएस और दूसरा होता है 70s। एटीएस 2 यूनिट्स का बना होता है, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट। इसी तरह से 70s भी स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट का बना होता है। 80s में जो स्मॉलर यूनिट होता है वो 40s का होता है और लार्जर यूनिट 60s का, और 70s में जो छोटा यूनिट होता है वो 30s का और जो लार्जर यूनिट होता है वो 50s का। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम 40s और 60s को काउंट करते थे 100s, लेकिन हमने अभी इसमें एक्सप्लेन किया ये एडिटिव नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे। राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो है तो वो 2 यूनिट्स का होता है, एक को बोलते हैं लार्जर यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलर यूनिट। तो 2 इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, लार्जर और स्मॉलर यूनिट्स। पहले इनकी शेप ऑब्जर्व करेंगे आप, इस पे भी थोड़ा सा फोकस कर लो और इस पे भी, अभी इनकी शेप देख लो। लेकिन जब ये दोनों यूनिट साथ साथ में आ जाते हैं, जब 2 यूनिट्स आपस में साथ साथ आ जाते हैं व्हेन दे कम टुगेदर, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत नोट करोगे वो खाली आपस में नहीं आ जाते बल्कि एक दूसरे के साथ स्टैक हो जाते हैं। जैसे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ स्टैक हो जाते हैं उसी तरह से ये एक दूसरे के साथ स्टैक हो जाते हैं, या सिंपली आप बोल सकते हो ये एक दूसरे को इंटरलॉक करते हैं, एक दूसरे के साथ फोल्ड होते हैं। पहले ये इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखोगे लेस कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे देखोगे ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, मोर कॉम्पैक्ट है, या सिंपली हम बोल सकते हैं अब इनकी जो है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डेंसर है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, आप इमेजिन कर लो एक 50s सब यूनिट और दूसरा जो है 30s सब यूनिट। ये आप इमेजिन कर लो ये 2 कॉटन बॉल्स है, ये एक कॉटन बॉल है और ये दूसरी कॉटन बॉल है, कॉटन बॉल। अभी ये आपस में अलग अलग है। जब आप इसको सिंक करवाओगे इसको भी सिंक करवाओगे, जो 50s है वो अपनी रेट पे सिंक करेगा और जो 30s है वो अपनी रेट पे सिंक करेगा। तो उसका अलग एस होगा, इसका अलग एस होगा। अब जब इनको साथ में असेंबल करेंगे, दोनों को साथ में असेंबल करेंगे, अब देख लो ये एक असेंबल के करने के साथ साथ अब ये थोड़ा बहुत टाइटली पैक होंगे। टाइटली पैक होने के साथ साथ थोड़ा बहुत और कंप्रेस होंगे। ये 2 कॉटन बॉल्स आपस में आप कंपेयर कर लो, अभी आप यूनिट मत बोलो, आप कंपेयर कर लो, ये कॉटन बॉल्स है तो टाइटली पैक होंगे और ज़्यादा कंप्रेस होंगे और डेंसिटी या थोड़ा बहुत ये डेंस हो जाएंगे। अब आप अगर इनको सिंक करवाओगे इसमें क्विकली ये सिंक होंगे,
इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्विकली सिंक होंगे, ठीक है ना। क्विकली सिंक होंगे किन से, जो आपने अभी इंडिविजुअली इनको सिंक करवाया था, इंडिविजुअली देन इंडिविजुअली, जो इंडिविजुअली आपने सिंक करवाया था उससे, ठीक। अलबत्ता उतना फास्ट बट नॉट क्वाइट एज फास्ट, उतना फास्ट भी नहीं जितना आप सिंपल सम करोगे। आप सिंपल सम करते कितना 50s प्लस 30s 80s, इतना तेज नहीं। इसीलिए हम अभी कह रहे थे कि इनका जो है 50s प्लस 30s ये एडिटिव नहीं है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो एक कार है, हमारे पास एक कार है जो किसकी बनी है, इंजन की बनी है, और बाकी जो इसका शीशेस है उसकी बनी है, दो पार्ट्स। अगर हम क्या करेंगे, हम ड्रॉप करेंगे, इंजन को भी ड्रॉप करेंगे और शीशेस को भी ड्रॉप करेंगे, लेकिन सेपरेटली, एक साथ नहीं, सेपरेटली। कहाँ से ड्रॉप करेंगे, एक बिल्डिंग से इन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेटली ड्रॉप। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, पहले एक चीज़ को ड्रॉप किया, उसके बाद दूसरी चीज़ को ड्रॉप किया। और ये दोनों चीज़ें जो है, इंजन ये अपनी रेट पे नीचे ड्रॉप होगा और शीशे जो है वो अपनी रेट पे ड्रॉप होगा। लेकिन अब आप दोनों को एक काम कर लो, दोनों चीज़ों को असेंबल कर लो, अब आप अपनी कार को ड्रॉप कर लो, ठीक है ना। वो क्या होगा, ये कार जो है ड्रॉप तो होगी, कार तो ड्रॉप होगी, लेकिन एक अलग स्पीड पे, डिफरेंट स्पीड। और वो जो स्पीड होगी, वो अगर आप इन इंजन और शेसिस की स्पीड इसके बराबर नहीं होगी, उससे कम होगी। वो सिंपली इंजन और शेसिस का सम नहीं होगा, वो इंजन और शेसिस का सम नहीं होगा। इसलिए हमारा जो 50s और 30s होता है वो 70s के बराबर। तो यहाँ पे ये सिंपली एडिटिव नहीं है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। किस रेट पे, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी या बाकी फैक्टर्स, ये चीज़ें इफेक्ट करती है एस रेट को। तो कुछ की पॉइंट्स हम यहाँ पे क्या याद रखेंगे, कुछ की पॉइंट्स। एस वैल्यू जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन रेट को, न कि मास को, ठीक। ये जो एस वैल्यू है ये एडिटिव नहीं है, क्योंकि जब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट को, तो यहाँ पे शेप चेंज हो जाती है, कंपैक्शन आ जाती है, इसलिए इनको सिंपली एडिशन नहीं होता है। और जो असेंबल्ड राइबोसोम होता है, वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, और कॉम्पैक्ट चीज़ जो है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाती है, सेडिमेंट जल्दी से हो जाती है। तो एस वैल्यू जो है ये सिंपली एक मेजरमेंट है, एस वैल्यू जो है ये एक सिंपली मेजरमेंट है, कितना फास्ट एक पार्टिकल जो है वो सिंक होगा बॉटम में, किसके अंदर, सेंट्रीफ्यूज के अंदर। अगर प्रिसाइसली बात करें 1s, अब हमें पता है जितना s होगा ये टाइम के साथ रिलेटेड है। 1s अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है 10⁻⁻13 सेकंड्स। तो उसका मतलब होता है वो एक सेकंड का तकरीबन 0. इतने सेकंड्स होते हैं, मतलब जब एक एस होगा तो इतना कम टाइम लगता है। तो ये जो इनक्रेडिबली अगर आप देखोगे बहुत ही छोटा नंबर है, ये नंबर एक्चुअली है क्या, बहुत ही स्मॉल नंबर है। अगर आप ऊपर देखोगे कितने ज़ीरो है, बहुत ही स्मॉल नंबर है। ये एक्चुअली नॉट ए मेजर ऑफ टाइम, ये मेजरमेंट टाइम का नहीं है, टाइम का ये मेजरमेंट नहीं है,
बल्कि अभी भी हम जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये रेट है पर यूनिट ऑफ फोर्स, पर यूनिट ऑफ फोर्स। और इस टॉपिक का जो लास्ट वाला पार्ट है, इस एस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस एस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो इसकी सिंपल सी इक्वेशन है, डायरेक्ट इक्वेशन पे चले जाते हैं। सेडबर्ग कोफिशिएंट इज इक्वल टू वी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे जो ये बहुत सारे एस ऑलरेडी हमने पढ़ा है, इट इज़ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडबर्ग। वी जो यहाँ पे है, इट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी? जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल है ये सेडिमेंट कितनी तेज़ी से होता है, या सिंपली कितनी तेज़ी से ट्रैवल बॉटम की तरफ करता है, टुवर्ड्स बॉटम, टुवर्ड्स बॉटम, बॉटम की तरफ। और किस में इसका यूनिट भी होगा इन मीटर्स पर सेकंड, मीटर्स पर सेकंड। और यहाँ पे एक और है ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सेंट्रीफ्यूज होता है तो वो रोटेट करता है, तो एंगुलर वेलोसिटी किसकी? रोटार की। या सिंपली कितनी तेज़ी से, हाउ फास्ट सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज स्पिन कितनी फास्ट से कर रहा है, इस स्पिनिंग सेंट्रीफ्यूज कितनी तेज़ी से करता है। और एक यूनिट इसमें हमने यूज़ किया है, दैट इज़ आर। आर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? आर सिंपली रेडियस। कौन सी रेडियस? कितनी डिस्टेंस पार्टिकल की है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल कहाँ से? फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है। तो अगर हम सिंपली अब वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी को हम मीटर सेकंड से, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, ये भी किस में है? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें डिनोट की जाती है। तो यहाँ पे एस सिंपली बनता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वी बाई ए, तो वो सिंपली एम डिवाइड एम बाई एस, एस स्क्वायर। और यहाँ पे आप इनको आपस में काटोगे तो वहाँ पे एक ही एस बचता है, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है वो एस के बराबर है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, क्यों ये एडिटिव नहीं है, और सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। शुक्रिया।